हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज के हमारे स्पेशल सेशन में हमारे साथ हैं ब्रिजेश पटेल जी। और ब्रिजेश पटेल जी ने 2022 यूपीए एपीओ बैच में चयनित हैं। तो आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी स्ट्रैटेजी पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले ब्रिजेश, थैंक यू सो मच, आपने लीगल वानी का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपने इम्पोर्टेंट टाइम से हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म चूज किया, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो ब्रिजेश, सबसे पहले मैं चाहूंगी, मैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पटेल है और मैंने अपना 10th और 12th JNVM इंटर कॉलेज कानपुर से और अपना लॉ ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से 2019 में और LLM इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2021 में कंप्लीट किया है। तो सर, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे लीगल ऑफिसर बनने की, तो आप बैलेंस कैसे करते थे चीज़ों को, आपके अपने एलएलएम या ग्रेजुएशन के आपकी क्लासेस और प्रिपरेशन को? मैम मैंने अपनी जो तैयारी है वो 10th सेमेस्टर से मतलब स्टार्ट करी थी। उससे पहले तो मैं स्पोर्ट एक्टिविटीज में एक्टिव रहता था, तो उतना मतलब सीरियस नहीं था उस टाइम, लेकिन 10th सेमेस्टर से मैं सीरियस हुआ 2019 से। और उसके बाद जी सर, आपने कब सोचा कि आपको लीगल ऑफिसर बनना है? ये मैम 10th सेमेस्टर, जब मैं 2019 में 10th सेमेस्टर था तब मैंने ये सोचा कि मुझे लॉ जी फील्ड में कुछ करना है। जी। तो सर, क्या जो भी स्टूडेंट जब भी लॉ की ग्रेजुएशन में लॉ को ऑप्ट करता है, तो क्या उसे उसी टाइम पे ही एक डिटर्मिनेशन बना लेना चाहिए कि हाँ, उसे ये करना है? क्योंकि फिर लास्ट तक आते आते ऐसा हो सकता है कि चीजें लेट हों। मैम आपको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए, आपका विजन। इससे क्या होता है कि आप एक सही दिशा में मूव कर पाते हैं, आपका जो टाइम सही दिशा में दे पाते हैं आप। और इससे जो आउट है आपको ठीक टाइम पे मिल जाता है। अदरवाइज आपको अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो फिर जो आपका टाइम है वो बर्बाद हो जाता है काफी। और सर, जो प्रिपरेशन करते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो उसमें सर उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हर हर प्लान, मतलब हर जो प्री है, मेंस है या इंटरव्यू है, इन सबका पैटर्न थोड़ा क्योंकि चेंज होता है, तो सर क्या इनके लिए थोड़ी अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए या स्टार्टिंग से एक ही स्ट्रैटेजी को ही हमें अपनाना चाहिए? मैम अगर प्री की बात है तो उसके लिए तो जैसे कि मैंने जो रेफर किया, मैं सिर्फ बेयर एक्ट, मैंने सिर्फ बेयर एक्ट को पढ़ा। और जैसे कि रिसेंट केसेस ये देख लेता था। और मेंस के लिए जो है उसके लिए आपके खुद के प्रिपेयर नोट्स होने चाहिए। अगर आप कोई कोचिंग करे हुए हैं तो भी उसको पढ़ करके आप अपने हैंड रोट खुद के होने चाहिए। इससे क्या होता है कि एंड टाइम पे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि कोचिंग के नोट्स से या कोई और नोट्स हैं या बुक्स हैं, इससे आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं बाद में। इसके लिए आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, जिससे कि आप 2-4 दिन में एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, जितने भी पेपर्स हैं उन सबको आप रिवाइज कर पाएं। और मैम जैसे कि प्री की बात है तो प्री की जैसे कि मैंने तो MCQ सॉल्व नहीं किए, लेकिन जिस किसी को लगता है कि उनसे गलतियां ज्यादा हो रही हैं तो वो MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन मैम जैसे कि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा कि वो लोग सिर्फ MCQ को ही बेस बना लेते हैं। तो हमें MCQ याद नहीं करने हैं, वो हम प्रैक्टिस करें वो एक अलग बात है, लेकिन हम सिर्फ MCQ को बेस बना लें तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं फिर। सर, बहुत सारे बच्चों का ये भी एक रहता है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उस पे हम कैसे काम करें। मैम इसके लिए तो जो मैंने भी ऐसे कि एक मॉक दिया, जब मैं 31st बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू दिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कि मॉक में जैसे मैं दिया यहाँ पर तो प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। लेकिन उसके लिए फिर मुझे लगा कि सबसे बेहतर है कि आप अपना कोई जूनियर है उससे कम्युनिकेट करिए। उससे क्या होता है कि आप एक सुपीरियर पोजीशन में होते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि बहुत मैं प्रोफेसर बैठे हुए हैं या फिर कोई आपसे बहुत एजेड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्या होने लगती है आपको। आप कम्युनिकेशन में जो बैरियर होते हैं तो होने लगते हैं। इसमें क्या है कि मैं तो अपने जूनियरों को जैसे कुछ बताना है
या वो कुछ पूछ रहे हैं तो उन्हें समझाना, तो मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, तो मैं यही करता था। और सर क्या हिंदी और इंग्लिश बैकग्राउंड दोनों में से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तो हिंदी बैकग्राउंड को प्रेफर करते हैं, क्या कोई ड्रॉबैक आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, कोई ड्रॉबैक? मैम मैं खुद एक मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे ऐसा, देखिए मैम, प्री में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्री में तो चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेंस में भी मुझे ऐसा कुछ फर्क समझ में आया नहीं। अगर जैसे कि जितने ही मैंने अभी तक 5 मेंस 6 मेंस में लिख चुका हूँ, तो मुझे ऐसी कोई समस्या जैसे जितनी मैंने अपना एवेल्युएशन किया, तो लगभग मेरे मार्क्स हमेशा किसी भी एग्जाम में लगभग उतने ही रहे। और जैसे कि मैम थोड़ा बहुत हमें थोड़ा परेशानी होती है, जैसे कि स्पीड, हिंदी में जो राइटिंग स्किल होती है, वो थोड़ा सा स्पीड, उसमें समस्या होती है, क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा जल्दी आसान होता है। और हिंदी में तो मैम जैसे कि लोग पेज, कि हम इतना पेज, जैसे मैं 31 बिहार में दे रहा था, पहला मेरा एग्जाम था वो, तो मैंने देखा कि लोग 35 पेज भर के आ रहे हैं, 30 पेज, लेकिन मुझसे मैम सिर्फ 24 25 ही पेज है। लेकिन फिर मैंने वहाँ देखा कि मार्क्स पेज से नहीं, मार्क्स आपके जो कंटेंट है उससे मिलता है। तो मैं तो अपना की आंसर फ्रेमिंग कैसे करनी चाहिए, और ज्यादा पेज भरना मेरा कोई ऐसा एम नहीं रहता था, बस कंटेंट ठीक ठाक हो जाए, बस। और सर बहुत सारे स्टूडेंट्स लीगल ऑफिसर के साथ साथ जुडिशरी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो सर अगर हम बात करें कि जुडिशरी और एपीओ, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के, या दोनों की सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके भी हम दोनों पे काम कर सकते हैं? अगर मैम यूपी एपीओ की बात है, तो मैम लगभग इसका जो यूपी एपीओ का सिलेबस है, लगभग 70% तो मतलब वो जे में भी आता है, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस हो गया। और जो जीके का पेपर है, वो लगभग पूरा का पूरा इतना सब सिलेबस जे में भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि कोई अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब जैसे हिंदी का पेपर है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है जे वाले में और इस एपीओ वाले में। एपीओ में ग्रामर आती है, जे में ग्रामर नहीं आती है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी तो सारा का सारा सिमिलर ही है। और सर जैसे यूपी एपीओ है या जुडिशरी है, उसमें करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो सर उसके लिए आपने क्या जी मैम। रेफरेंस लिया? मैम सबसे पहला मेरा रहता था कि आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और जो वन वर्ड्स जो आते हैं, एब्रीवेशन है, ये सब आपके गलत नहीं होने चाहिए। और बाकी जो करंट वाला पोर्शन है, उसमें सर्टेनिटी रहती नहीं इतना, तो उसके लिए मैं मैगजीन कंटिन्यू पढ़ता था, मतलब मंथली मैगजीन पढ़ता था। तो मैं पहले क्रॉनिकल पढ़ता रहा, उसके बाद फिर मैंने परीक्षा मंथन को भी रेफर किया। और जो मुझे मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको ब्रीफ में अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लेता था। और मैम जैसे कि यूपी और बिहार के लिए जीएस तो मस्ट है, बिना जीएस के यहाँ पर सिलेक्शन मतलब सर्टेनिटी नहीं है, बिना जीएस के तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही जीएस, उससे हम भाग नहीं सकते हैं। और सर जब भी हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा जरूर होता है कि हम स्ट्रेस में जरूर आते हैं। हम एक लेवल का स्ट्रेस लेते हैं कि हमें इस चीज की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला है, हमें अब रिविजन करना है। तो सर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कोई भी स्टूडेंट को? मैम अगर मैं अपना देखूं, तो मुझे ऐसा कोई स्ट्रेस की मुझे समस्या नहीं हुई। इसके लिए मैं मानता हूँ कि अपने आप को बिजी रखिए। जैसे कि मैम मैं 2 स्टेट 3 स्टेट में एग्जाम देता, एमपी का मैंने दिया, और बिहार देता रहा, और यूपी। तो मैम आप अपने आप को, मेरा कभी खाली नहीं रहा। अगर मैंने एक एग्जाम दिया, तो मेरा अगला एग्जाम महीने 2 महीने बाद तुरंत रहा, तो मैं मुझे इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि मतलब मैं अपने बिजी रखे रहा। और रिजल्ट जैसे आए, जैसे कि नहीं हुआ है, जैसे मेरा बिहार में 31 में मैं मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा 1 2 दिन लगा, लेकिन उसके बाद अगले एग्जाम से इतना सोचने का टाइम ही नहीं था, और मूव कर गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी एस्पिरेंट हैं, जे की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की, एटलीस्ट कम से कम 2 स्टेट को लेके चलें। इससे क्या होगा कि वैकेंसी रेगुलर है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे, और आप जो बुक्स हैं उसके टच रहेंगे, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो आपको फायदा करेगा ही आगे।
सर जैसे जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो हम लोगों को सब्जेक्टिव आंसर्स की एक तैयारी होती है। तो क्या वो जब हम जी ग्रेजुएशन मैम। के टाइम पे जब हम उन आंसर्स को हम लोगों को बहुत अच्छे से हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, क्या वही सेम अप्रोच हमें मेंस के लिए भी अपनानी चाहिए या कुछ चेंज करना चाहिए? मैम अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात है तो वो अप्रोच तो यहाँ पे उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि मैम यहाँ पर आपको बहुत सिलेक्टिव लिखना है। इसलिए आपको आंसर फ्रेमिंग आपको पहले से करनी होगी कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पोर्शन पे कोई क्वेश्चन आता है, तो हमें उसमें फ्रेम क्या आपके दिमाग में तुरंत फ्रेमिंग तुरंत हो जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम बचे, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में आंसर फ्रेमिंग की भी, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो पहली बार आपने देखा है तो तुरंत उसका आंसर फ्रेम हो जाए, इससे कि आपका टाइम बच जाएगा। और दूसरी चीज, आप दूसरे क्वेश्चन पे भी अपना टाइम दे पाएंगे सही से। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए? मैम दोनों चीज जरूरी है। केवल स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं होगा और सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं होगा। तो इस दौर में हार्ड वर्क तो करना ही है, और साथ में स्मार्ट वर्क, जो चीजें हमें आसानी से मतलब उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उतना हार्ड वर्क की भी आवश्यकता नहीं है। हम जब जैसे कि यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या फिर कोई कोई और अदर सोर्स है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बाकी जो हार्ड वर्क है, आपको पहले, अगर एग्जाम नियर है तो फिर आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप बुक रेफर करिए, आराम से आप टाइम दीजिए, तब आपको सीखने के लिए पढ़िए। लेकिन जब आपको एग्जाम है तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, फिर आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए फिर तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए फिर एंड टाइम पे तो। लास्ट में सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी जिससे आप मोटिवेट हुए इस पर्टिकुलर जर्नी के लिए उसको बताएं, शेयर करें। जी मैम, जैसे कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन 10th सेमेस्टर से स्टार्ट करी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बस कभी भी सीरियस हो जाइए। एक साल किसी भी प्रिपरेशन के लिए बहुत होता है। मैंने मैम जब से मैं 2020 में दिसंबर से स्टार्ट किया एग्जाम देना, वो दिन है कि आज का दिन है, मैं कभी प्री में, मैंने हमेशा हर जगह क्या लिखा, जहां भी मैंने प्री दिया वहां मैंने मेंस लिखा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करिए कि आप एटलीस्ट 15-20 मार्क्स जो कट ऑफ जाए उससे आपके ज्यादा रहें, जिससे कि आप पहले से श्योर रहें कि मेरा तो सिलेक्शन प्री में हो ही है, जिससे कि आप टाइमली अपना मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। और जैसे कि मैम हिंदी माध्यम की बात है, तो हिंदी माध्यम में सिलेक्शन रेट हाँ कम है। तो उसका सबसे बड़ी वजह ये भी है कि एस्पिरेंट हिंदी माध्यम के कम है, क्योंकि हम मेरे साथ भी जो बहुत ढेर सारे लोग थे, पहले फर्स्ट ईयर में हिंदी में थे, सेकेंड ईयर आते आते सब कन्वर्ट हो गए इंग्लिश में। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि आप भी कन्वर्ट हो जाइए, लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरा जब हिंदी लैंग्वेज में मेरी ठीक पकड़ है, तो मैं लैंग्वेज की वजह से नहीं छोड़ूंगा ऐसे कि मैं इंग्लिश में आ जाऊं। और दूसरी बात मैम कि हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश, जो हिंदी वाले हैं उन्हें समस्या ये होती है कि कंटेंट की, तो उन्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश की बुक भी रेफर करनी चाहिए। जैसे कि मैम मैंने सीपीसी के लिए सीके टकवानी, और बिहार में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता था तो उनकी भी ट्रांसलेटेड हिंदी की बुक आती थी, और इंग्लिश में सीआरपीसी। तो आप थोड़ा बहुत तो इंग्लिश का प्रेफर करना ही पड़ेगा। और बाकी हिंदी में कंटेंट की थोड़ा समस्या होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा इंग्लिश की बुक को रेफर कर लीजिए। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे मैं जानने वाले बहुत हैं, जैसे मैं, मेरी एक मित्र थी, बैचमेट थी, उसका यूको एपीओ में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होता है, हिंदी माध्यम से भी सिलेक्शन होता है। बस आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें। और सिर्फ वो कोई होशियारी का प्रतीक नहीं है कि हिंदी इंग्लिश, वो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक माध्यम है बस। आप ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें जो हिंदी वाले हैं कि जो इंग्लिश में है तो बहुत होशियार होंगे या फिर इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक माध्यम है लैंग्वेज का, कुछ नहीं है।
थैंक यू ब्रजेश, थैंक यू सो मच। आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया और इतनी माइनर डिटेल्स और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट किया और उनको ये बताया सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लैंग्वेज एक बैरियर कभी नहीं बननी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप उस लैंग्वेज को आगे लेकर के चलिए। थैंक यू सो मच ब्रजेश। और मैं चाहूंगी हमारे सारे व्यूअर्स की माइनर डिटेल्स पे काम करें और फिर अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को जो सर ने शेयर किए हैं उससे अपनी लाइफ को आगे और बेटर बनाइए। थैंक यू ब्रजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।